वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग अपने पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे और उनके राज्य देखेंगे। इससे पहले मैंने इसमें मैप में दिखा दिया था, आपको सारी झीलें कवर करा दी थी और लिस्ट वाइज भी करा दिया था, लेकिन सभी झीलों के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आज कवर कर लेंगे। और इसी के साथ ही हम लोग जो ड्रेनेज सिस्टम है वो स्टार्ट कर देंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो आपकी जानकारी के लिए क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। आप 1 बजे वाली क्लास में जीएस सेक्शन अपना पूरा कवर कर सकते हैं। यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस जुलाई में है और इसके साथ साथ जो आरओ का री एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी। किसी भी एग्ज़ाम में आप देखिए जीएस पूछी ही जाती है, तो उन सेक्शन को कवर करने के लिए दोपहर वाली क्लास इंपॉर्टेंट है। साथ में रात को 9 बजे मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, क्वेश्चन सीरीज़ वहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए बिना देर के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए चिल्का झील है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कल मैंने मैप में आपको दिखाया था, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी लगून लेक है, लगून झील है। और ये झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भी है। नालाबांध एक द्वीप है जो कि चिल्का झील में स्थित है। अगली है पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा है, इस पर स्थित है। ये भी खारे जल की झील है, लगून लेक है। इसका निर्माण हुआ है समुद्र से बालू की भित्ति अलग होने से। तो ये हो गई पुलिकट झील। इसके बाद एक श्रीहरिकोटा द्वीप है, जो कि इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है वेम्बनाड लेक, ये केरल के तट पर स्थित है। केरल में भी लगून लेक पाई जाती हैं। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, कोच्चि में स्थित है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A, ये वेलिंगटन द्वीप से ही होकर गुजरता है। जो वेम्बनाड लेक है भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती, बड़ी नहीं बोला है मैंने, लंबी बोला है। वेम्बनाड झील में 2 द्वीप हैं, वेलिंगटन और वल्लारपदम, ये द्वीप भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित ताजे जल की झील है। यहीं पर चिड़ियाघर है और लॉयन सफारी पार्क भी स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे रेणुका लेक रामसर वेटलैंड साइट्स में है या नहीं है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्योंकि मैं कवर करा चुकी हूँ। नेक्स्ट है सात ताल या फिर सत्ता झील दी गई है। ये उत्तराखंड के कुमायूं प्रखंड में है, झीलम ताल नगर के निकट। कई झीलों का यह समूह है, सात ताल या सत्ता झील बोलते हैं इसको, जो प्रवासी पक्षियों के लिए एक स्वर्ग है। नेक्स्ट है इसके बाद तवावोहर झील, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। नर्मदा नदी पर जब बांध बनाया गया उससे इस झील को निर्मित किया गया है, तवावोहर झील। नेक्स्ट है सोंगमो झील, ये सिक्किम के गंगटोक जिले में स्थित है और ये ताजे जल की झील है, ठीक है। तो भीमताल को देखिए उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है, मीठे जल की झील है और इसके केंद्र में एक छोटा सा द्वीप भी है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है भीमताल। इसके बाद है चेंबरबक्कम झील, ये तमिलनाडु के चिंगपट्टू जिले में है, चेन्नई से लगभग देखेंगे 40 किलोमीटर दूर है, दक्षिण में अवस्थित है। और इसी झील से अडयार नदी उद्गमित होती है, यहाँ से मतलब अडयार नदी इसका उद्गम क्षेत्र है। अगला देखिए चोलामू झील है, सिक्किम के उत्तरी भाग में है और इसकी ऊंचाई देखिए कितनी, 18,000 फीट ऊंचाई पर है, जो भारत की सबसे ऊंची झील है। और तिस्ता नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, चोलामू झील से ही होता है। तो कहाँ से उद्गमित हो रही है तिस्ता झील, यह है चोलामू झील। अगली है वूलर झील, आप लोग को इसके बारे में तो रटा ही हुआ होगा कि जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील है भारत की, वह स्थित है जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम है वूलर झील। ये जो वूलर झील है झेलम नदी पर निर्मित है, गोखुर झील का एक उदाहरण है। तो ये भी आपको याद रखना है किस तरह की झील है, गोखुर झील है। अगली है सांभर झील, ये राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भारत का अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की जो झील है वो यही है सांभर झील, जो भारत के 60% नमक की आपूर्ति करती है। 60% नमक की जो आपूर्ति है वो यही झील करती है। तो सांभर झील को याद रखना है, राजस्थान में। इसके बाद देखिए लोकटक झील है, ये उत्तर पूर्वी राज्य है मणिपुर, इसमें स्थित है, मीठे पानी की झील है, अर्थात ताजे पानी की झील है, जिस पर जल विद्युत केंद्र भी स्थित है।
और ये विश्व में जो तैरते हुए द्वीपीय झील है फुंडी, इनके रूप में प्रसिद्ध है। इसीलिए इस पर आपको याद रखना है केबुल लामजाओ एक राष्ट्रीय पार्क है, जो ये एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क है। नेक्स्ट है कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है इनके बीच में स्थित है ताजे जल की झील है कोलेरू। लोनार झील है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है और ये ज्वालामुखी या फिर उल्कापात द्वारा निर्मित हुई है। इसके बाद है सस्तम कोट्टा झील, ये केरल के कोल्लम जिले में है, ताजे जल की सबसे बड़ी झील है केरल में। आपको सस्तम कोट्टा याद रखनी है, ताजे जल की झील है। जबकि केरल में आप देखेंगे लगून लेक भी पाई जाती हैं। सूरजताल है इसके बाद, ये हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचाला जो पास है इसके निकट स्थित ताजे जल की झील है। फिर है अष्टमुडी, ये कहाँ पर है? केरल में। अभी मैंने बताया कुछ लगून लेक भी यहाँ पर है। तो ये लगून, यहाँ पर लगून को कयाल बोला जाता है। खारे जल की जो झील होती हैं, अंदर तट में पानी भर जाता है तटीय वाले रीजन में, तो वहाँ पर क्या होता है, अंदर पानी भर जाने के लिए अंतःजलीय एक झील तरह की बन जाती है, उनको बोलते हैं लगून या फिर कयाल। तो केरल के कोल्लम जिले में है अष्टमुडी झील, इसकी 8 शाखाएँ हैं। रामसर समझौते द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्र भूमि भी घोषित किया गया है। अगली है डल झील, जहाँ आपने वुलर झील पढ़ा, ठीक उसी के बाद आपको डल झील याद रखनी, जम्मू कश्मीर में ये भी है। हिमानी से निर्मित हुई है ये और श्रीनगर में स्थित ताजे जल की झील है। इसकी लंबाई देखेंगे 8 किलोमीटर लंबी है और 3 किलोमीटर चौड़ी है। कई स्थानों में दलदल होने के कारण ये कम गहरी रह जाती है। ये भी पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीनगर की झील। आप जब भी घूमने जाते हैं तो इस झील में नौकायन प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर करते होंगे। चलिए अगली लेक देखिए, ढेबर झील है। ये राजस्थान के उदयपुर में स्थित है मीठे जल की झील और भारत की सबसे बड़ी जो दूसरी कृत्रिम झील है वो है ढेबर झील। 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा राणा जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था, ये भी इसके बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रूपकुंड झील, उत्तराखंड के मध्य स्थित है, हिमाचल प्रदेश में ताजे जल की प्राकृतिक झील है। फिर है पंचभद्रा झील, ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है, खारे जल की झील है और वर्षा की कमी के कारण इस झील से नमक निकालने के काम में बाधा होती है। प्रदूषण के कारण इसका क्षेत्रफल भी अब घटता जा रहा है। फिर है उपवन झील, ये महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित है। ब्लू बर्ड झील भी यहाँ पर हरियाणा में ही स्थित है यहीं पर। और भारत की जो सबसे ऊंची है हिमानी से निर्मित झील वो देवताल है, जो गढ़वाल हिमालय में स्थित है। ये हिमानी वाली झील क्या होती है, मतलब जो हिम होता है वो पिघलता है, उसकी वजह से झील का जो निर्माण होता है उसे हिमानी निर्मित झील बोलते हैं। उसमें सबसे ऊंची स्थित हिमानी झील कौन सी हो जा रही है, वो देवताल है, गढ़वाल हिमालय में स्थित है। ये मानव निर्मित झीलें मैंने कल ही क्लास में करा दी थी, जिन्होंने भी नहीं देखी पिछली क्लास वो ज़रूर कर लीजिए। तो आप देखेंगे इन दोनों क्लास को मिला करके अब झील वाला जो टॉपिक है वो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैप में भी आप देख चुके हो, लिस्ट के फॉर्म में भी याद कर चुके हो और अब आपने देखा इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य वो भी मैं करा चुकी हूँ। तो झील वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। बाद से शुरू कर रहे हैं हम लोग ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो अपवाह तंत्र हम लोग स्टार्ट करेंगे। अपवाह तंत्र में मैंने आपको देखिए इंग्लिश में ऑलरेडी कराया हुआ है, हिंदी में भी कई बार कराया हुआ है। इस बार हम लोग जिस लैंग्वेज में अभी पहले कवर कर रहे हैं इसी लैंग्वेज में कवर कर लेंगे। जिनको भी इंग्लिश वाली लैंग्वेज को चाहिए होगा आप लोग बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेंगी क्लासेस। चलिए अभी आज हम लोग पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपवाह तंत्र का। तो भारत में आपको नदी तंत्र समझने के लिए सबसे पहले अपवाह तंत्र होता क्या है ये समझिए। तो अपवाह तंत्र वो तंत्र है, अर्थात एक मेन रिवर आपको दिखेगी और उसके साथ बहुत सारी सहायक नदी हैं, किसी एक क्षेत्र में निश्चित क्षेत्र में बहती हैं और वहाँ पर उनको सिंचित करती हैं, उनसे लाभ प्राप्त होता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है अपवाह तंत्र के अंदर आता है। अब इंडिया की बात की तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जिनकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। अब इस अपवाह तंत्र को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं वो देखिए। जो ऊपर का भाग है यहाँ पर आपको हिमालय नदी तंत्र मिलेगा, ठीक है, ऊपर वाला। नीचे वाला भाग है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहलाता है। तो ऊपर का जो हिमालयी नदी तंत्र है इसमें हमें 3 अपवाह तंत्र पढ़ने हैं, 3 नदी तंत्र पढ़ने हैं। पहला तो ये सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, दूसरा गंगा नदी तंत्र पढ़ना है और तीसरा पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये 3 नदी तंत्र हमें हिमालयी नदियों में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो हिमालय या हिमालय के पार से उद्गमित होती हैं। फिर जब प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे तो इसको भी हमने 2 भाग में विभाजित किया है। ये कौन से 2 भाग हैं? तो एक भाग वो है जो ये पूर्व की तरफ नदियाँ बह रही हैं, पूर्व की ढाल की तरफ, इधर। तो ये पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, या फिर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी दिख रही है, इसमें आकर के जल गिराने वाली नदियाँ हैं। दूसरा अरब सागर शाखा में जल गिराने वाली नदियाँ,
यहाँ पर बड़ी बड़ी कुछ नदियाँ दिखेंगी और कुछ छोटी नदियाँ भी हैं जो इस अरब सागर शाखा में आती हैं। तो सबसे पहले हिमालयी नदी तंत्र में 3 प्रमुख नदी तंत्र पढ़ने हैं। पहला गंगा नदी तंत्र, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीसरा है सिंधु नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदियों में आपको 2 नदी तंत्र पढ़ने हैं। 2 नदी तंत्र नहीं कि 2 शाखाओं में पढ़ने हैं। पहला तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और दूसरी पढ़ने अरब सागर शाखाओं में, देखेंगे कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। तो इस तरीके से विभाजित करके हम सारे नदी तंत्र को समझेंगे। पहले हम मैप के ज़रिए से समझेंगे कौन कौन सी रिवर है और एक एक रिवर सिस्टम कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन एक साथ कर लीजिए, तो अब आपको उससे दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ देखिए, अपवाह तंत्र में नदियों का प्रवाह भी कई तरीके से होता है, उसमें भी हम इनको विभाजित करते हैं। जैसे कुछ होती बहती हैं तो उनके साथ साथ वृक्षनुमा आकृति बन जाती है, एक मेन रिवर है। इसके साथ साथ बहुत सी सहायक नदियाँ आकर के मिल रही हैं, ऐसे वृक्षनुमा आकृति जैसे शाखाएँ नहीं निकली होती हैं, ऐसे बन जाती है। इसको डेंड्राइटिक या वृक्षाकार नदी का प्रतिरूप कहा जाता है। दूसरी आती है अरीय नदियाँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रेडियल पैटर्न एक होता है, मतलब ऊपर वाला भाग एक ऊंचा वाला भाग होगा और यहाँ से दूर दूर ये निकली होती हैं रिवर्स, ठीक है। एक तो ये पैटर्न हो गया। इसके बाद होता है समानांतर नदियों का। आपने जाली देखी, एक दूसरे को नदियाँ समानांतर पे आके काट रही होती हैं, समानांतर पे आकर के मिल रही होती हैं, ठीक है। तो इन नदियों को क्या बोलते हैं, समानांतर वाले से। एक मेन रिवर है, यहाँ से आकर के मिल रही हैं, ये समानांतर है। 90 डिग्री का कोण लगभग बना रही हूँ, जाली नुमा आकृति हो जाएगी। इस तरीके से हम बहुत सारे पैटर्न भी पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले अपवाह तंत्र समझ लीजिए क्या है, ये बता करके आज की क्लास ओवर करेंगे और कल से कंप्लीट अपवाह तंत्र आप लोग समझेंगे। और जिनको भी मेरे साथ पढ़ना है और अच्छे से कवर करना है तो आप क्या करिए, आपके पास जो भी सोर्सेज हैं जिनसे भी आप पढ़ रहे हो, एक बार उनसे रिवाइज कर लीजिए, या मैंने पढ़ाया हुआ है तो उन वीडियो से आप रिवाइज कर लीजिए। आसानी से आपको एक ही बार वीडियो में कवर हो जाएगा। जो डाउट भी होंगे वो यहाँ पर आप पूछ पाएंगे। तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति और संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। सबसे पहले समझिए अपवाह है क्या। तो एक निश्चित वाहिकाएं मतलब ये नदियां हैं। तो इन नदियों के माध्यम से जो एक जल प्रवाह एक वाहिकाओं के माध्यम से हो रहा है उसको बोल रहे हैं अपवाह। और इन अपवाहों में आप देखेंगे बहुत सारी नदियां आकर के एक दूसरे से मिल रही हैं, एक तंत्र का निर्माण कर रही हैं। अपवाह तंत्र है भी, अपवाह तंत्र भी डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, सबसे पहले तो समयावधि। जैसे कि आपने देखा है कुछ पूर्ववर्ती नदियां होती हैं, हिमालय वाली नदियां काफ़ी आपको पूर्ववर्ती मिलेंगी। पूर्ववर्ती का मतलब ये नहीं कि पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही हैं, कुछ हिमालय से पहले से ही हैं। तो हिमालय को काट करके भी अब बह रही, अपना रास्ता नहीं चेंज किया, कुछ ने अपना रास्ता बदल दिया है। तो डिपेंड करेगा समय अवधि पर। दूसरा, चट्टान की प्रकृति कैसी है, चट्टान को काट करके बह रही हैं या चट्टान आपने देखा रिफ्ट वैली बन गई है। रिफ्ट वैली नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली में बहती हैं, ठीक है। काट कर, पहाड़ों को काट करके, चट्टानों को काट करके बह रही हैं। फिर इसके बाद स्थलाकृति कैसी है, आपने देखा स्थलाकृति पे भी डिपेंड करेगा। ढाल कैसी डिपेंड करेगा। तो आपने देखा है जो वेस्टर्न घाट से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं, क्योंकि ढाल किधर है, पूर्व की तरफ है। इसके बाद आप देखेंगे सिंधु नदी तंत्र का और गंगा नदी तंत्र में भी आप देखेंगे जो ढाल है, ढाल की तरफ बहती हुई आप नदियों को देखेंगे। सबसे पहले दक्षिण की तरफ आती है गंगा, फिर क्या होता है दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है, फिर दक्षिण पूर्व की तरफ मुड़ जाती है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा इन नदियों का कैसा प्रवाह है, कैसी दिशा है, वो ढाल के अनुरूप होती है और कुछ ढाल के विपरीत भी हैं, जैसे कि रिफ्ट वैली में बह रही हैं। इन सारी चीज़ों को अब हम अगली क्लास में समझेंगे। ये मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम लोग कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं इंडियन ड्रेनेज पैटर्न को, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ने वाले जिससे प्रश्न हर बार ही पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को शेयर भी करते रहिए। और आपको ये क्लास आज की कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।